नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडियन 4 मिनिस्टर्स टू ट्रेवल टू यूक्रेन्स नेबरहुड टू ओवरसीज इवैक्यूएशंस। यानी कि जो भारतीय छात्र वहां पे फंसे हुए हैं या जो भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वहां से निकालने के लिए सबको 4 मंत्रियों को, जो भारत सरकार के 4 मंत्री हैं, उनको डिप्यूट किया गया है कि भाई आप इस सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी लीजिए, अलग अलग जिम्मेदारी लीजिए और उनको निभाइए और भारतीयों को वहां से निकाल कर लेकर आइए। और इसमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। देखते हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद इंडिया के स्टूडेंट्स को बॉर्डर पर मारा गया और उन्होंने फ़ौरन इस पर स्टेप ले लिया और जो ऑपरेशन शुरू किया गया, गंगा ऑपरेशन, जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर उनके वहाँ पर ट्रैवल करके उधर चले गए ताकि स्टूडेंट्स को सेव किया जा सके। सर, क्या कहेंगे इस इकदाम पर? अच्छा, अगर हम ना देख ले इंडियन की जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना, इसको अगर हम इसको उठा के देख ले तो इंडिया का जो फॉरेन जो पॉलिसी रहे ना, हमेशा उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म है ना उसको आगे रखा है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बावजूद उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म जो है ना, इंडियन जो नेशनलिज्म है ना, उनको आगे रखा। इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान का देख ले तो पाकिस्तान 1947 से तो कभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ जाता है तो कभी कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ जाता है। हमारा जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना वो कभी नेशनलिस्ट नहीं रहा है। हमने सिर्फ अपनी नेशनल इंटरेस्ट, हमने अपनी सिर्फ अब ऐसा समझे कि जहाँ से हमें ज़्यादा दाने मिलेंगे हम उनकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स, अपने जितने भी उनके नेशनल है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने नेशनलिज्म को हमेशा ऊपर रखा हुआ है। इसलिए वो अपने देख लेना, एक स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट उनके लिए इतना मैटर करते हैं। तो अभी आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए नेशनलिज्म जो है ना वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हम पाकिस्तान का उठा के देख ले तो हज़ारों स्टूडेंट होंगे जो यूक्रेन में होंगे, जो पोलैंड में होंगे, जो हंगरी में होंगे या कहीं भी होंगे, उनका हम इतना ख्याल नहीं रखते। अगर आप उसका उठा के देख ले, अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चले जाएं जहां हमारे मज़दूर वगैरह काम भी कर रहे हैं, हमने उनको भी कुछ नहीं किया। जब भी उनके ऊपर मसले आए तो हमारी जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना वो नेशनलिस्ट नहीं रहा। इंडियन जो है ना वो हमेशा नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के लिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये मसला है। यानी कि पाकिस्तान जो है नेशनलिस्ट होकर नहीं सोच रहा, जबकि इंडिया जो है नेशनलिस्ट होकर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसी वजह से इंडिया जो है ना वो हमेशा कामयाब रहा है। और हम जो है ना हमेशा ऐसा समझो कि कोई हमें आके कहते हैं कि भाई डू मोर, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपके ऊपर सेंक्शन लगाएंगे, हम आपको FATF में रखेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंडिया जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। अभी देख ले खान साहब उठ के रशिया चले जाते हैं, फिर उधर जाके वो मीटिंग हो जाता है, फिर यूक्रेन का मसला आ जाता है। लेकिन अब अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के देख ले, दे आर न्यूट्रल, वो चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि उनके ऊपर इकनॉमिक सेंक्शन लगे, वो FATF में आ जाए। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनको भी देख रहे हैं। और ख़ास करके ना जब तक आपकी जो पॉलिसी होगी ना नेशनलिस्ट फॉरेन जो पॉलिसी आपकी होगी ना, अब हमेशा आप जो है ना वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में आप आगे चले जाएंगे। आपको लगता है कि वो अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेंगे? तो आपको नहीं लगता कि अगर ग्रे लिस्ट के बाद सिर्फ ब्लैक लिस्ट रह जाता है और ब्लैक लिस्ट हो गए तो कहाँ जाएगी? या अभी देखना, अभी तो हम ब्लैक लिस्ट है ना, अभी तो हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है कि हम जो पाकिस्तानी जो है ना हम टेररिस्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेररिज्म हम फैलाते हैं। रिसेंटली जो न्यूजीलैंड की टीम हमारे मुल्क नहीं आई थी, वो भी इसी वजह से नहीं आई थी। अब जब रशिया का दौरा किया, विजिट किया इमरान खान साहब ने, तो $55 मिलियन का जो हमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो फाइन मिला US की जानिब से। एग्जैक्टली। अब ये सीन ये भी है कि ना हमने एक और चीज़ देखना है कि हमारे जितने भी हमारे एक्सपोर्ट वगैरह है ना वो हमारे वेस्ट के साथ है। अगर आप सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट वगैरह जो हमारे होते हैं वो USA में होते हैं, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, UK में होते हैं, फ्रांस में होते हैं। हम तो पहली दफ़ा रशिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शायद हम गलती भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। इसका आने वाला वक्त हमें बताएगा कि खान साहब ने गलती की थी कि इन्होंने सही किया था कि एक ऐसा ब्लॉक को हम
छोड़ के जा रहे हैं, जिसके साथ हमारी रीजन इंटीग्रेशन है, जिसके साथ हमारी ग्लोबलाइजेशन है, जिसके साथ हमारी इकनॉमिक ट्रेड वगैरह है, तो अभी रशिया की तरफ चले जाना खान साहब की अपनी सोच होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें रशिया की तरफ चले जाना चाहिए। दोस्तों रोक रहा हूँ, ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं ना वो बहुत ज़रूरी बात है और इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा हम वेस्ट के साथ बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। और आपको पता है रशिया के को कितना एक्सपोर्ट करता होगा पाकिस्तान? मुझे लगता है कि शायद अभी मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ही हैं, शायद फारूक सलीम ही हैं, उनका मैं पढ़ रहा था आर्टिकल। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 1% भी शायद रशिया को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता होगा। अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था या रूस के साथ संबंध अच्छा नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, एज ए कंट्री बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन ये जो दौरा था वो उसका वक्त गलत था, गलत वक्त पे गए आप। इस समय आप देखो अभी क्या हुआ है, रूस अलग थलग पड़ गया है, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, पूरा वेस्ट एक हो गया है, यूरोप और वेस्ट एक हो गए हैं। अब इसमें आपके दौरे ने क्या मैसेज दिया कि आप रूस के साथ खड़े हो? आप उसी वक्त गए जब हमला हुआ और आप जाके कह रहे हो कि बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, ऐसे वक्त में मैं आया हूं। तो ये मैसेज बहुत गलत गया है। भले ही आपकी मंशा ना हो कि आप किसी ब्लॉक के साथ हो, आप रूस के साथ अपने संबंध सुधारने गए हो, लेकिन इसका मैसेज गलत चला गया क्योंकि टाइमिंग गलत थी इनकी। आप भले 2-4 महीने बाद चले जाते, यूक्रेन क्राइसिस के 2-4 महीने रुक जाते, उसके बाद जाते। अच्छा, अभी आपने किया क्या है? अभी आपने गेहूं की डील की है, क्योंकि आपके पास गेहूं जो है, गंदुम जिसे कहते हैं आपके यहां, वो उसकी कमी हो गई है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, आटा महंगा हो चुका है। तो आपने रशिया और यूक्रेन सबसे बड़े थे, तो यूक्रेन से तो आप ले नहीं सकते, तो आप रशिया से लिया आपने। और गैस की डील कर ली, गैस से भी हाहाकार मचा हुआ आपके यहाँ, तो गैस की भी डील कर ली कि भाई गैस भी हमें चाहिए। तो आप तो उन्हें पैसे दे के आ रहे हो, कहां लेना था आपको, आप पैसे दे के आ रहे हो, चीजें खरीद के आ रहे हो। खैर ये अलग बात है, आपकी डिप्लोमेसी है, आप करिए। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा असर होगा वो पाकिस्तान के बिजनेस पे होगा। अब आप सोचिए कि अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका देख रहा है कि आप रशिया के साथ खड़े हो, आप रशिया का दौरा कर रहे हो वैसे वक्त में जब वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप रशिया के साथ हो। और भाई जब भी कोई देखता है सामने वाला, अगर रशिया अमेरिका दुश्मन है, रशिया यूए दुश्मन है, तो वो तो आपको भी एज ए दुश्मन देखेंगे। तो अब आप बताइए कि आपका इसके कारोबार पे, जो आपका कारोबार है उस पर तो असर पड़ेगा ही। अब बताइए, आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, सब्सिडरी कंपनी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है न्यूयॉर्क में, $55 मिलियन का आपको फटका पड़ा है। और ये इसकी शुरुआत है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि बॉस आप वहां गए और उसके दूसरे दिन आपको फटका पड़ गया। तो आने वाले वक्त में यूरोपियन यूनियन से भी आपको सैंक्शंस लग सकते हैं, ऐसी चीजें मिल सकती हैं। सैंक्शंस पता नहीं लगेंगे, लेकिन फटके मिलेंगे आपको। और मनी लॉन्ड्रिंग में फटका लगा है। इट मींस कि आपने कदम बढ़ा दिया है एफएटीएफ की तरफ, जबकि आप ये दावा करते हो कि हमने एफएटीएफ की 27 में से 26 बातें मांग ली। अरे जब मान ली तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे आया? अब आप कहोगे कि जी साजिश रची जाती है हमारे खिलाफ, सारे देश हमारे खिलाफ है। देखो, इंटरनेशनल जो ये मसले होते हैं उसमें ऐसे नहीं देखा जाता। बिना सबूत आप किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। अगर बगैर सबूत हाथ डालोगे तो आपका केस कमजोर होगा। भाई अगर बगैर सबूत डालोगे तो पाकिस्तान सबूत पेश करेगा ना दुनिया को, देखिए हमने नहीं किया, ये फर्जी फंसाया गया। तो दुनिया भी जो आप पे आरोप लगा रहा है उस पर भरोसा कम करेगी। तो भाई अमेरिका जैसा देश ऐसा क्यों करेगा कि उसकी अपनी साख जो है खराब हो? तो सबूतों के साथ उसको सबूत मिले हैं, तभी उसने $55 मिलियन का फटका लगाया आपको। अब आपको सोचना है कि क्या करना है। आप चोरी छुपे कर ले तो अगर किसी को पता नहीं चलेगा। भैया तकनीक बहुत आगे जा चुकी है, आपकी कारस्तानियां छुप नहीं सकती, ये मान के चलिए। और इसका बहुत बड़ा असर आपके भविष्य में आने वाले कारोबार पर पड़ेगा, जो आप अमेरिका और जो आप यूरोपियन यूनियन के साथ करते हो, बहुत बड़ा करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन सर वहीं हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इंडिया ने यूएस के प्रेशर के बावजूद उसने वही किया जो उसको ठीक लगा। इस हिसाब से तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, इंडिया जो है ना हमेशा वो न्यूट्रल रहा है। ठीक है, जब तक आप न्यूट्रल रहेंगे, चीज़ों को देखेंगे, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें एक चीज़ ये है कि ना देयर इज़ नो फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड। अब पॉलिटिक्स, आज का आपका जो दोस्त होगा कल को आपका दुश्मन बनेगा। यही हुआ है, ये जो सीन हुआ है अभी जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुआ है। यूक्रेन ने अपने सारे जो न्यूक्लियर जो वेपन्स वगैरह थे वो रशिया को दे दिए थे, इस तरह का सीन था।
तो ये चीज़ें घूमते रहते हैं, बाकी देख लेते हैं कि इसके पाकिस्तान के ऊपर अच्छे असरात होते हैं कि क्या इम्पेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा सर। मैं तो इस ऑपरेशन के हवाले से ये कहूँगा मैं तो एक तो काफ़ी टाइम से इंडिया के सपोर्ट में हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एशिया में सबसे टॉप पे जा रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी खान साहब गए थे, जिस दिन उन्होंने हमला किया था यूक्रेन, उस दिन खान साहब गए थे रशिया। तो उनको ये करना चाहिए था कि भाई वो रशिया के बजाय यूक्रेन जाते, अपने जो बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो अपने लोग फंसे हुए हैं उनको निकालते। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि इंडिया जो जंग चलती रहती है हमारी उनके साथ कि इंडिया ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इंडिया के पास इतने हथियार है, हमारे पास इतने हथियार है। तो भाई इंडिया के आप इतने काबिल बनो कि जिस तरह इंडिया ने अपने बंदों को बाहर निकाला है, आप भी इस काबिल बनो कि अपने बंदे को बाहर निकालो। ना कि आप फ़िलहाल पेट्रोल और गैस की कीमतों पे थोड़ा कम ध्यान दो। आपके जो बंदे फंसे हैं बाहर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, परेशान हैं, वहाँ पे मुसाफिर हैं वहाँ पे, तो उनको निकालने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए। तो सर उनके ऑपरेशन गंगा जो है वो उन्होंने जो स्टार्ट किया है फौरी तौर पे अपने स्टूडेंट्स को देखकर अपनी यंग यूथ को सेव करें। उसकी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए ऑन दी अदर हैंड कि पाकिस्तान की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आया। इवन कि उन वहाँ के पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट भी की। इमरान खान साहब एक मैसेज वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये भी कहा स्टूडेंट्स ने कि हमें बचाया जाए, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आया। इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये एक तो मतलब ये बात जा रही है वर्ल्ड वार 3 की तरफ कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसे वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। वर्ल्ड वार 3 एक बहुत ऊपर की चीज़ है, ठीक है, ये दो मुल्कों का आपस का मामला है। लेकिन इंडिया ने जो ये कदम उठाया है कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने जितने भी यूथ है, आपकी पावर सारी यूथ में है, ठीक है, जितनी भी है भाई। कहते हैं ना कि कल के इस मुल्क को नौजवानों ने संभालना है, तो आपकी जो यूथ वहाँ पे फंसी हुई है, यूक्रेन जो पढ़ने गई मुसाफिर हैं वहाँ पे। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा इंडिया से मुकाबला चलता रहता है, ठीक है, कि इंडिया के पास इतनी आर्मी नहीं है, हमने ये जंग जीत लिया। मैं एक छोटी मिसाल देना चाहूँगा कुलभूषण की, जिसको लोग अभी तक याद करते हैं कि चीज़ फैंटास्टिक। चलो भाई ठीक है, चीज़ फैंटास्टिक है, लेकिन भाई जिस तरह इंडिया कर रही है अभी कम से कम उस तरह तो करो, उसके थोड़े लेवल तक तो करो। इंडिया ने अपने बंदों को बाहर निकाला इतने मुश्किल हालात में से कि वहाँ पे एक दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया है। यूक्रेन मतलब बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके 4 मिनिस्टर्स गए वहाँ पे, बात की अपने यंग जनरेशन को जो वहाँ पे थे, मुसाफिर थे, चाहे स्टूडेंट्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे जो भी थे, उनको निकाला है। लेकिन जो पाकिस्तानी अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, मैंने जो वीडियो देखी थी उस पर उन्होंने टिकट्स भी की थी, तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार पाउंड की टिकट की थी उन्होंने, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी कैंसिल हो गई है, हमें कोई फ़्लाइट्स नहीं मिल रही। अगर हुकूमत कहती है कि वहाँ पे कोई फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, तो अब इसको भी तो देखना है कि भाई इंडिया ने किस तरह बंदों को बाहर निकाला है। तो सर आज की डेट में क्या आपने जैसे कहा कि मुकाबला चलता रहता है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का आज की डेट में कोई मुकाबला भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ये है और पाकिस्तान ये है, क्योंकि इंडिया की अभी जो मैं एक रिसेंट ब्लॉग देख रहा था इंडिया का, तकरीबन कोई 80 बिलियन एक्सपोर्ट थी उनकी IT के हवाले से। मतलब नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं। 227 बिलियन डॉलर, 227 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है अभी हमारी, कोरोना के बावजूद। अभी पिछले साल आप सोचिए 2021-22 में 227 बिलियन डॉलर की, और आपकी भी बढ़ी है। 80% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है IT में, 80%, और वो अब हो गई है 2 बिलियन डॉलर, यानी कि 2 बिलियन डॉलर की। तो ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला अगर हम करें ना, तो कोई मुकाबला नहीं कि 50-60 साल तक अगर पाकिस्तान 1 से 10% तक अगर इंडिया तक पहुंच पाए, फिर भी बहुत बड़ी बात है। क्या हमें आज की डेट में इंडिया ने जिस तरह स्टेप लिया है, जिस तरह ऑपरेशन शुरू किया है, तो हमें भी क्या इस तरह उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? बिल्कुल सीखते हुए काम करना चाहिए। भाई आपका ये मुल्क है, ठीक है, जैसे हमसाये एक होता है ना, घर की दीवार होती है। अब हम हमसाये का ख्याल रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, ना कि हम लड़ने की बजाय एक दूसरे का ख्याल रखें, ठीक है। जो कहते हैं ना कि भाई जो आवाम है वो प्यार मोहब्बत में रहती है, लेकिन जो हुकूमत है वो झगड़ती रहती है। तो ठीक है, आवाम की तो प्यार मोहब्बत है, ठीक है,
मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बने हैं इंडिया के, तो वो हमारी बात होती है, नॉर्मल बात होती है हमारी की, ठीक है, कि मतलब पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। लेकिन जो हुकूमती इक़दाम कर रहे हैं, तो उनको भाई हमें सीखना चाहिए। एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं, ठीक है, 1 मिनट का फ़र्क होगा। हम 12 पे आज़ाद हुए हैं, वो 12-1 पे आज़ाद हुए हैं, इतना फ़र्क होगा। लेकिन आप देखें कि भाई इंडिया आजकल यहाँ पे, उनकी एक्सपोर्ट देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें कि उन्होंने हालांकि इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, तकरीबन कोई पाकिस्तान की से कोई 10-20 गुना की ज़्यादा आबादी होगी वहाँ की, ठीक है, 100 करोड़ से वहाँ से मुसलमान ही हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि मतलब आपसे ये वो इंडिया है तो नहीं, हम नहीं सीखते हैं, भाई सीखो, क्यों नहीं सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसमें पहले तो ये देखना चाहिए, जिस तरह जब वार स्टार्ट हुई तो इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो गए थे रशिया, उन्होंने बाकायदा दौरा किया, उनसे मुलाकात की, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो इस वाले स्टेप को भी देखना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जब कि यूक्रेन ने ऐसा किया, यूक्रेन की आर्मी ने ऐसा किया, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने कॉल पे तो बात की है, लेकिन बाकायदा अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया जिस तरह इंडिया ने उठाया। तो मेरे ख्याल से उठाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरह वहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं, डेली आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आ रहा है, सर्दी में उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही वहाँ पर, तो स्टेप तो उठाना चाहिए कोई ना कोई। जिस तरह ब्लॉक, अब 2 ब्लॉक बन चुके हैं कोल्ड वार के, जिसमें एक अमेरिका का ब्लॉक है जिसमें नेटो की फोर्सेज आती हैं। तो यूक्रेन पे बेसिकली जो अटैक किया गया वो इसी वजह से किया गया ना कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाह रहा था, तो उसने कहा कि नेटो का हिस्सा बनने से पहले वो अटैक करे। तो पाकिस्तान ने जिस तरह ब्लॉक चेंज किया, अब साफ नज़र आ रहा है, पहले पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में था किसी टाइम पे 1980 1979 पे, जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ा था। लेकिन अब जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो पाकिस्तान रशिया का दौरा कर रहा है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि पाकिस्तान चाइना और रशिया के ब्लॉक में गया है, अमेरिका के ब्लॉक को छोड़ के। जब फिर ये तो इंडिया भी उसी ब्लॉक में, इंडिया उस ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात पहले बेहतर थे, जबकि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इंडिया ने बस वोट नहीं दिया रशिया को, लेकिन ब्लॉक उसका जो है बेसिकली अमेरिका का ही। क्या बात कर रहे हो। अच्छा, एक चीज बताता हूं, ब्रिक्स नाम सुना है? ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, समझ रहे हैं आप? ये भी एक ब्लॉक है। एससीओ सुना है? शंघाई कोऑपरेशन, उसमें भी हम हैं चाइना के साथ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? भाई यही डिप्लोमेसी है, और इंडियन डिप्लोमेसी बहुत हाई लेवल की है, वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, न्यूट्रल डिप्लोमेसी है। जब हमारी जरूरत होगी तब हम अपने हिसाब से चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमें लग रहा है कि यार अमेरिका से फायदा है तो हम अमेरिका से सट जाएंगे, आज हमें लग रहा है कि यार रशिया से फायदा है तो रशिया से सट जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान की तरह हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हमें अपनी वेटेज पता है, और दुनिया को भी पता है कि भारत की वेटेज क्या है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए कि तो सर अगर अमेरिका का वोट है तो फिर यूक्रेन की आर्मी इंडियन स्टूडेंट्स पर तशद्दुद क्यों कर रही है? यूक्रेन की आर्मी, आई थिंक उसने वोट नहीं दिया मेरे ख्याल से, हाँ, रशिया के खिलाफ उसने वोट नहीं दिया, या और भी वजूहत हो सकती हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि इंडियन है या पाकिस्तानी, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से कर रहे होंगे। ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या और भी कोई ना कोई बात हो सकती है। जब जंग की सूरत हाल होगी तो ऑब्वियसली हर इंसान जो है अपनी जान बचाएगा, तो वो जा रहे थे, उन पे तशद्दुद हो गया। अब जान तो बचाएगा, लेकिन अब अगर ऐसे ही आप किसी भी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, या जब भी वॉर वगैरह होती है तो इस तरह के हालात तो होते हैं। जब अफ़गान और रशिया की वार हुई थी, कितने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आए थे बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये भी देखना चाहिए। तो सर अभी पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि इंडिया की जानिब से ऑपरेशन गंगा के नाम से उन्होंने शुरू भी कर दिया, 4 मिनिस्टर्स उनके वहाँ पे चले गए हैं, और क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने, जैसी वार स्टार्ट हुई, उन्होंने पाकिस्तान ने अपना चेहरा सामने लाकर दिखाया। जब रशिया का दौरा सीधा ही किया जिस दिन वार स्टार्ट हुई थी, और वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर आया हूँ, तो यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान स्टेप क्यों नहीं ले रहा अभी तक। जी, तो पाकिस्तान को कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और एक चीज़ में सुधार कर दूं, एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई 100 करोड़ मुसलमान हैं भारत में। नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी 40 करोड़ के आसपास है, मुझे लग रहा है ऐसा कि 40 करोड़ के आसपास, क्योंकि जनसंख्या हमारी शायद 2011-12 वाली है, तो उसके बाद से बढ़ ही है। खैर ये इशू नहीं है, मैं तो सिर्फ फैक्चुअली करेक्ट कर रहा था। दूसरा जो इशू है कि 4 मंत्री भेजे हैं
भारत सरकार ने। देखिए ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि वहां पर हमारे बंदे फंसे हुए हैं और उनको वापस लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी यमन में, उससे पहले इराक में जब जब भारतीय फंसे हैं, और मतलब आज से नहीं, आज से 40-50 साल पहले भी जहां जहां भी भारतीय फंसे हैं वहां से कोशिश हमारी सरकार ने की है। और इस बार भी करीब यूक्रेन में जो भारतीय थे करीब 20,000 थे, मतलब उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो 20,000 लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेटेस्ट खबर यह है कि कीव में, जो यूक्रेन की राजधानी है जिस पर रशिया फाइनल अटैक कर रहा है, वहां पर अब एक भी भारतीय नहीं है, सब वहां से निकाले जा चुके हैं। पोलैंड पहुंच गए हैं, रोमानिया पहुंच गए हैं, जो आसपास की कंट्रीज हैं वहां पे पहुंच गए हैं, और बहुत सारे लोग वापस भारत भी आ चुके हैं। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के जो सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स हैं C-17 ग्लोबमास्टर, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो वहां से लेकर लोगों को आएंगे। यानी कि ये प्लान इसलिए है क्योंकि जल्दी से जल्दी जितनी ज्यादा संख्या में हो सके हमारे लोगों को वापस हम भारत लेकर आए। और रही दिक्कतों की बात, तो देखिए भारतीय स्टूडेंट्स ने भी अपील की थी, उन पर कार्रवाई हुई, फॉरेन इवैक्यूएशन प्लान बनाए गए, इवैक्यूएट करना शुरू किया गया जो भी संसाधन थे। बीच में मैं आपको बताऊं कि नो फ्लाइंग स्पेस हो गया था यूक्रेन, तब भी हमारा एयर इंडिया का विमान गया और वहां से एक जो पहला विमान था वो लेकर आया लोगों को। तो ये है डिप्लोमेसी की पावर, भारत की पावर। दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, भारत का झंडा था, हम भारत का झंडा लेके जा रहे थे और वहां पर हमें रोका नहीं गया, ना रूसी सैनिकों ने रोका, ना यूक्रेनियन सैनिकों ने रोका। तीसरी बात, जो बॉर्डर पर मिसहैंडलिंग हुई छात्रों के साथ, जो वीडियोस वायरल हुए थे, तो देखिए वॉर चल रही है, युद्ध है, और आप अगर पैनिक होके और जबरदस्ती आप बॉर्डर पार कर जाओगे तो यह भी नहीं हो सकता। भाई जो यूक्रेनी सैनिक है, यहां पे थोड़ी सी भीड़ लग जाती है तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। तो आप सोचिए कि वहां पे तो युद्ध का माहौल है, यूक्रेनी सैनिक भी टेंस्ड हैं, तनाव में हैं, भारतीय भी तनाव में है, छात्र भी कि भाई जल्दी से जल्दी यहां से हम बाहर निकल जाएं, उनकी कोशिश किसी तरह एक छोटा सा रास्ता मिल जाए, वो बॉर्डर क्रॉस कर लें। तो थोड़ी अफरा तफरी तो मची, और शायद मुझे लग रहा है कि इसी अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वैसा किया। और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि हर जगह पुलिस हो या सेना हो इतनी कड़ाई तो करेगी। खैर, लेकिन इसके बाद भारत सरकार की तरफ से बड़े कड़े कदम उठाए गए। यूक्रेन की सरकार को भी बोला गया, उनके राजदूत को यहां पे दिल्ली में तलब किया गया, वो अलग विवाद चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ऑपरेशन गंगा जो है वो बड़े स्केल पे लॉन्च किया गया है और बड़ी संख्या में वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तो आप समझिए कि करीब करीब 12,000, जो अब तक की रिपोर्ट थी, 12,000 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। अब उनको वापस भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। उसमें एयर इंडिया के विमान भी हैं, उसमें भारत सरकार के दूसरे विमान भी हैं, उसमें एयरफोर्स के विमान भी हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन ठीक चल रहा है, और 4 मंत्रियों को इस काम के लिए लगाना ये बताता है कि भारत सरकार कितनी कंसर्न है, और हमेशा से इतनी कंसर्न रही है, चाहे यमन का मामला हो, चाहे और भी, और दूसरे देशों के लोगों को भी बचाया है। अफगानिस्तान में भी हमने दूसरे देशों के लोगों को बचाया है, आप समझिए इस बात को। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि मामला बहुत तनावपूर्ण है, जंग के हालात हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोकल लेवल पे दिक्कतें आती है। ऐसा नहीं है कि इधर से एक फोन गया और उधर से सारी व्यवस्थाएं हो गई, नहीं हो सकता ऐसा। बहुत सारे लिंक्स लेने पड़ते हैं, आपके एसेट्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर चीजें जाके डेवलप होती हैं, फिर चीजें सेफ पैसेज मिलता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। कभी कभी इसमें 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, परेशानी हुई है। लेकिन आफ्टर ऑल वो सब उनको निकाल लिया गया है और भारत लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने हमेशा, सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत सरकार ने हमेशा हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, और यही वजह है कि हर बार हम अपने नागरिकों को बचाकर लाने में कामयाब होते हैं। और कल एक दुखद खबर आई थी, वो नवीन कुमार जी थे कर्नाटक के, उनकी शेलिंग में मौत हो गई, और ये बड़ी दुखद खबर थी हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी, कि भाई हमारा एक स्टूडेंट जो है वो शेलिंग में उसकी जान चली गई। तो ये दुखद है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है भाई, पूरी कंट्री इस समय वॉर की सिचुएशन में है, हमला हुआ है, और उसके बीच से लोगों को निकालना ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत चुनौती भरा, बहुत मुश्किलों वाला काम है। तो उम्मीद है कि सारे भारतीय सुरक्षित होंगे। और रही बात पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार रिस्पॉन्ड करने में लेट हो जाती है, पता नहीं वो क्या सोचती रहती है कि रूस तो नाराज नहीं हो जाएगा। अरे भाई, आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने नागरिक हैं, दुनिया चाहे कुछ भी हो, उनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए था। मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें कहा जा रहा था कि भाई
छात्र कह रहे थे कि एम्बेसी से संपर्क किया, एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही है, वो फोन भी नहीं उठा रहे, कह रहे हैं कि जैसे हो अपने हिसाब से आप लोग निकल लो। तो ये दिक्कतें तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें भी नहीं हुई। कोशिशें अगर हुई होती तो कुछ छात्रों को वो बाहर निकाल पाते। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की सरकार जरूर इस पे काम कर रही होगी और अपने छात्रों को वो सकुशल बाहर निकालेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।